नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। खबरों की शुरुआत हम करते हैं इस सवाल से कि क्या जुबान पर जियारत थी लेकिन दिल में नफरत। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए तो क्या सोचकर, क्या उम्मीद करके, क्या दुआ उन्होंने मांगी। सुबह 11:55 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो जयपुर पहुंचे। उसके बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद ये होटल में लंच किया। इसी को लेकर तमाम बवाल, सलमान खुर्शीद को आखिर ये न्योता देने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों ऐसा नहीं किया गया कि राजस्थान की गवर्नर ही उन्हें ये लंच खिला देती। क्या जरूरत थी इस तरह की कूटनीति की, इस तरह की सियासत की। दोपहर 2:45 पर अजमेर के लिए रवाना हो गए। निजी दौरा था उनका, अजमेर जाना था उन्हें, मन्नत की चादर वहां पर चढ़ानी थी, तो शाम 4:20 पर चढ़ाई दी। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी बेगम इससे पहले आई थी भारत, जब वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, और तब सरहद पार की सल्तनत का सूबेदार आया था। हमारे मन में कुछ सुलगते हुए सवाल थे, जलते हुए एहसास, लेकिन मेहमान चाहे जैसा हो भगवान बनाना पड़ता है। जयपुर की जमीन पर जब जहां पनाह का उड़क खटोला उतरा तो स्वागत भी करना पड़ा और सलाम भी ठोकना पड़ा। गुलाबी शहर का रामबाग पैलेस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। रिश्तों के रेगिस्तान में ठंडी ठंडी छांव हो और छक कर खाने को 56 भोग, तो अल्लाह की बंदगी यूं ही आसान हो जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जियारत करने के लिए अजमेर जाने से पहले जयपुर पहुंचे भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने के लिए। भारत का नमक उन्होंने खा लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस नमक का कर्ज चुकाने के लिए उनके पास इस कार्यकाल में सिर्फ 16 मार्च तक का ही टाइम है। भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पहले से मौजूद थे राजा परवेज की अगवानी के लिए, लेकिन कुछ उधर की तासीर और कुछ इधर की तस्वीर, दोनों आगे बढ़े तो सही लेकिन तपाक से मिला न गया। नजदीकियों की इस तस्वीर में दोनों देशों की दूरियों की नुमाइश है। निजी दौरे की इस नुमाइश में राजनीति का रंग भी नजर आ गया और अपने अपने मुल्कों की तमन्नाओं का तंज भी। इसलिए हाथ तो मिले, निगाह नहीं मिली। मुमकिन है ये सिर्फ इत्तेफाक हो, लेकिन जब मसले नाजुक हों और मजबूरियां बड़ी तो इत्तेफाक भी बोलते हैं। क्या ये यूं ही है कि जब राजा परवेज की निगाहें सलमान खुर्शीद की ओर थी तो सलमान सामने देख रहे थे, और जब सलमान की नजरें पाकिस्तानी मेहमान की नजरों में भरोसे की गहराई टटोल रही थी तो परवेज की निगाहें कहीं और मसरूफ थी। आज क्योंकि एक निजी यात्रा थी तो इस पर कोई औपचारिक रूप से, हम अधिकृत रूप से कोई ऑफिशियल बात करते या कोई ऐसी बात करते। मेहमान बहुत विशिष्ट है, इसलिए हम शिष्ट हैं। सलमान खुर्शीद बहुत मजबूर विदेश मंत्री हैं। निजी मेल मुलाकातों में देश का सवाल भूलना पड़ता है। ये कोई ऐसा अवसर नहीं था, ना ही मुझे ऐसा कोई अधिकार इस समय था कि मैं उन विषयों पर चर्चा करूं। भोजन और विश्राम के बाद मेहमान का हेलीकॉप्टर फिर से हवा में उड़ गया। इस बार दिशा दरगाह की ओर थी, मंत्री को टाल दिया था और अब मन में सिर्फ मुरादें थी। लोगों की नजरें उनकी इस यात्रा पर खूब टिकी थी। जयपुर से लेकर अजमेर तक उनकी इस यात्रा का विरोध भी जमकर हुआ। परिवार वालों के साथ साथ 50 लोगों की भारी भरकम टीम प्रधानमंत्री के साथ थे। अब बीजेपी बोल रही है, मिलने गए तो गए, पूछा क्यों नहीं कि कटी हुई गर्दनों का हिसाब कैसा है। पाक स्पॉन्सर टेररिज्म को रोकने के लिए गंभीर प्रयास पाकिस्तान के द्वारा जब तक नहीं किया जाता है तब तक तो मैं समझता हूं कि किसी कूटनीतिक बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ चर्चाएं चलती रही और हवा में उड़ता बादशाह फकीर की दरगाह पर पहुंच गया। वजू किया, साफा बंधा और दोनों हाथों में उठा ली चादर। इस देश का दगाबाज दुआ की दरगाह पर सजदे में था और हम सिर्फ इतना कह सके, यहाँ आने का शुक्रिया। जयपुर से शरद कुमार के साथ रितुल जोशी और सुमित अवस्थी, अजमेर आज तक।
अब आपको हम दिखाते हैं कि राजा परवेज अशरफ जब वहां पर पहुंचे तो दरगाह के विजिटर बुक में उन्होंने क्या लिखा। पूरी दुनिया के लिए अमन की दुआ उन्होंने मांगी और कहा जाता है कि उनके परिवार के लिए ये एक नेमत की तरह है। उन्होंने लिखा है यहाँ पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कि मेरी और मेरे खानदान की खुशबख्ती कि हमें ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की चौखट चूमने का शर्फ हासिल हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद, आपका शुक्रिया। पूरी दुनिया के अवाम के लिए अमन और इस्तेहकाम और पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली की दुआ कबूल हो। राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आज़म, पाकिस्तान। पाकिस्तान से दरअसल जो भी हुक्मरान आता है वो मांग के तो अमन की दुआ जाता है। कहते हैं कि गरीब नवाज किसी की दुआ नहीं ठुकराते, सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन ये दुआ है कि कबूल नहीं होती। इसीलिए लगता है कि शायद नियत खो है। हिंदुस्तान के सीने पर लगे जख्म इतने गहरे हैं कि पाकिस्तान के पीएम की जियारत भी उन पर मरहम नहीं लगा सकते। यही वजह है कि राजा परवेज अशरफ के दौरे का विरोध अजमेर से लेकर जयपुर तक हुआ। पाकिस्तान के प्रधान ने तो इत्मीनान से जियारत कर ली, लेकिन सुरक्षा में लगे लोगों की जान पर बनाई। एक तरफ वकील उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता। ऐसी अफरा तफरी मची कि राजा परवेज के इंतजाम में लगे अफसरों को उनका रास्ता बदलना पड़ा। बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला जा सका। ये अजमेर का फवारा चौराहा है जहां से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति, बैरिकेड तोड़ करके लोग घुस गए हैं यहाँ पर। ये आवाजें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अगवानी का विरोध कर रही है। राजा परवेज अशरफ के जयपुर पहुंचने के बाद जनता की एक आवाज ऐसे भी बाहर आई। राजा परवेज मुशर्रफ कोई 2.5 घंटे जयपुर में रहे और इस दौरान पुलिस वाले पलक भी नहीं झपका सके। इधर जयपुर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उड़े और उधर अजमेर में सुरक्षा एजेंसियों की नींद। पहले से ही दरगाह के आसपास ऐसी घेराबंदी की गई थी कि पीएम के आने जाने चादर चढ़ाने की झलक भी न मिल सके। गलियों में कनातें लगा दी गई थी और उन कनातों के चारों तरफ बैठा दिए गए थे पहरेदार। दरगाह शरीफ बाजार में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और पीछे पुलिस इन्हें बाहर लेकर जा रही है। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर भारतीय नारी का खून है। आज जो सैनिकों को मारा गया, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है, ऐसे पाकिस्तानी को यहाँ पर व्यवस्था दी जा रही है। इस बात को शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। दरगाह के दीवान ने राजा परवेज के खिलाफ माहौल एक दिन पहले ही बना दिया था, ये कहकर कि हुजूर को आना हो तो आए, हम स्वागत नहीं करेंगे। नतीजा पुलिस महकमे के मालिकान की सांसें हलक में अटक गई थी और ऊपर से ऐन पहले ये विरोध। दरगाह शरीफ के जो इलाका है वहाँ पे भी विरोध हो रहा है। जो पुलिस है यहाँ पर समझाइश के लिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नजारा है। हम कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला है कि पाकिस्तान का कोई जो प्रधानमंत्री हो आ रहा हो, इस तरह का विरोध हो रहा हो। देख सकते हैं मामला पहले से ही इतना नाजुक था और ऊपर से महिलाएं बहुत मान मनोवल के बाद माहौल को सामान्य बनाया गया। जयपुर से शरद कुमार और अजमेर से सुमित अवस्थी के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। डीएसपी के कातिल तो अभी तक नहीं पकड़े गए, लेकिन हत्या पर सियासत का दौर तेज होता जा रहा है। आज डीएसपी के परिवार वालों से मिलने देवरिया पहुंचे राहुल गांधी। राहुल ने परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिलाया तो डीएसपी पोस्ट की मांग पर अड़ी परवीन आजाद ने अखिलेश सरकार की नौकरी ठुकरा दी। जिस हत्या पर हाहाकार मचा है, जिस हत्या से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है, उस हत्या से मिले जख्मों पर जब हफ्ते भर बाद मरहम लगाने पहुंचे राहुल गांधी, तो राहुल के सामने डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन ने रखी इंसाफ की मांग।
परवीन ने राहुल गांधी से कहा कि जांच करने वाली सीबीआई टीम का कोई भी सदस्य लखनऊ से जुड़ा नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा उनसे कि सीबीआई की जो जांच हो रही है उसमें जो टीम हो वो दिल्ली को लखनऊ के ना हो, ताकि उसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। दोपहर 1:30 बजे देवरिया के जाफर गांव पहुंचे राहुल गांधी ने घंटे भर तक जियाउल हक के परिवार से बातचीत की। राहुल गांधी ने जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद, जियाउल हक माता पिता के साथ साथ परवीन के माता पिता से बातचीत की। इसके बाद राहुल गांधी ने जियाउल हक की कब्र पर जाकर श्रद्धा सुमन भी चढ़ाए। जाते जाते राहुल ने जियाउल हक के परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया। यहाँ एक विधवा मेरी जिसका पति एक गरीब युवक था, पूरी जिंदगी लड़ा। क्यों लड़ा? जनता की सेवा करना चाहता था और उसे मिटा दिया गया। उसको न्याय मिलेगा और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी का भरोसा मिला तो जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद के तेवर और सख्त हो गए। परवीन ने अखिलेश सरकार की तरफ से दी गई ओएसडी की नौकरी ठुकरा दी और साफ शब्दों में कहा कि अपने पति की नौकरी और पोस्ट ही उन्हें चाहिए। लेकिन मुझे हर हालत पे डिप्टी एसपी की पोस्ट चाहिए, ओएसडी की पोस्ट नहीं चाहिए। ये पद स्वीकार करेंगे कि नहीं आप? नहीं करूंगी। इस बीच बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने जियाउल हक की हत्या को साजिश बताया है और उसमें राजा भैया को फंसाया गया है। ये आजम खां के द्वारा की गई साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आजम खां के चढ़ाने पर और आजम खां की साजिश का शिकार राजा भैया बने हैं और उनको उस साजिश में फंसाने के लिए आजम खां दोषी है। सीबीआई ने सस्पेंड एसओ मनोज शुक्ला से पूछताछ की है ताकि साजिश का खुलासा हो सके। फिलहाल जियाउल हक के परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने का दौर जारी है, लेकिन उससे तेज दौर है हत्या पर हो रही सियासत का, जो दिनों दिन गर्माती जा रही है। राहुल गांधी जाफर गांव आए, परिवार से मिले और जियाउल के कब्र पर भी गए। उधर पत्नी परवीन ने अखिलेश सरकार की दी गई नौकरी को ठुकरा दिया। साथ ही राहुल गांधी से ये मांग कर डाली कि सीबीआई की टीम में कोई लखनऊ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। साफ है, आने वाले वक्त में सियासत के अभी कई और रंग देखने को मिल सकते हैं। राम प्रताप सिंह के साथ कुमार अभिषेक, जुआफुर गांव, देवरिया, आज तक। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद अब क्या अहमदाबाद है आतंकियों के निशाने पर? गुजरात पुलिस को मिला है आईबी का अलर्ट और इस अलर्ट के बाद गुजरात पुलिस के होश उड़ गए। पेड़ पर आतंक का पोस्टर, दीवार पर दरिंदों का पोस्टर। हैदराबाद के बाद क्या अब अहमदाबाद है आतंकवादियों के निशान पर? गुजरात की पुलिस को आईबी का अलर्ट मिला है, जिसमें गुजरात के किसी शहर में आतंकवादी बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कोई और नहीं, इंडियन मुजाहिदीन का सबसे खतरनाक नाम यासीन भटकल कर रहा है। अभी जो हैदराबाद में कुछ दिनों पहले जो बॉम्ब विस्फोट हुए हैं, उसमें यासीन भटकल होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। यह जो त्रासवादी है, यह भयंकर त्रासवादी है जो अलग अलग जगह पे बॉम्ब विस्फोट करता है। गुजरात पुलिस पहले ही अलर्ट हो गई है, खासकर अहमदाबाद पुलिस। अहमदाबाद पुलिस ने शहर के हर उस जगह पर पोस्टर लगाया है जहां काफी भीड़ भाड़ रहती है। भारी संख्या में पुलिस वालों को सादी वर्दी में शहर के कई इलाकों में तैनात किया गया है। सभी जगहों पर जो अहमदाबाद की एंट्री है, वहां पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। जो व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी अच्छी तरीके से चेकिंग हो रही है। साइबर काफे को भी चेक किया जा रहा है और जो बॉम्ब एक्सप्लोजन में साइकिल और रिक्शा का इस्तेमाल होता है, तो सेकंड हैंड साइकिल और रिक्शा जो बेचते हैं उन पे वॉच लगा रखी है। पोस्टर में यासीन के अलावा उसके भाई रियाज भटकल और इकबाल भटकल की भी तस्वीर लगाई गई है। ऐसा नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। देश के कई शहरों में आतंकवादियों के पोस्टर पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इन पोस्टरों से आतंकवादियों के पकड़े जाने की खबर कभी नहीं आई। ऐसे में कोशिश कितनी मुकम्मल होगी, ये कहना मुश्किल है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।